अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बानी पीटीआई की सेहत को लेकर पार्टी क़यादत और फैमिली के खदशात दुरुस्त साबित हुए। मुलाकातों पर तवील पाबंदी के दौरान बारहा हुकूमती वज़रा बानी पीटीआई की सेहत और जेल में उनको दी गई सहूलियात पर पीटीआई की क़यादत के एतराज़ात को मुस्तरद करते रहे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई उसमें बताया गया कि बानी पीटीआई की एक आंख में बिनाई सिर्फ 15% रह गई। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में बड़ी तशवीश पाई गई, जिसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से आज पार्लियामेंट हाउस के करीब धरना दिया गया। यह धरना कब तक जारी रहेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे का लाया अमल क्या हो सकता है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब ने। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान एक तवील अरसे से कैद हैं। आंख की बिनाई 85% कम हुई है, जिस पर पीटीआई समेत अपोजिशन जमातें आज भी एहतजाज कर रही हैं। दिन को तो हमने देखा कि आपके कुछ लोग कहीं तो कुछ कहीं थे, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखें, मामला कुछ इस तरह है कि आपको पता है कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी थी जो कल दायर हुई थी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि खान साहब की एक आंख में बड़ा एक सीरियस मसला है और इमीडिएट फिलफौर इलाज की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर फरमा दिया था और हमारा ख्याल था कि इसको कल इमीडिएटली फिलफौर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर अमल दरामद होगा। लेकिन हुकूमत ने नहीं किया। हमने उनको वार्निंग दी और हमने कहा कि हम एहतजाज करेंगे आज, और हमें उम्मीद थी कि आज जब सेनेट का सेशन शुरू हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ वो आके हमें बताएंगे ताकि हम ये एहतजाज ना करना पड़े हमें। लेकिन मेरी जब आखिरी स्पीच हुई सेनेट में तो राणा साहब ने मुझे इत्तला मिली कि वो मिलना भी चाहते हैं। हम अचकजई साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनके कमरे में भी इंतजार करते रहे, लेकिन जब उन्होंने कोई वहां से मजीद इत्तला भी नहीं आई, ना मुलाकात हुई, तो हमने फिर एहतजाज शुरू किया। जब एहतजाज शुरू किया तो हम सेनेट से निकल रहे थे, पार्लियामेंट हाउस से निकल रहे थे सेनेटर्स और एमएनएज, तो बाहर गेट पहला बंद कर दिया। काफी देर हमने कोशिश की वहां से निकलने की। फिर हमें पता चला कि जो एमएनएज हैं उनको बहुत सारे को पार्लियामेंट्री लॉजेस में बंद किया हुआ है, तो उन तक पहुंचने के लिए हमने दूसरे गेट की तरफ गए, लेकिन वहां भी गेट बंद था। तो एहतजाज फिर हमें पार्लियामेंट के अंदर ही करना पड़ा और अब हम अभी तक इधर ही हैं और फैसला यही है कि ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि खान साहब को। आप लोग आज भी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, कुछ लोग लॉजेस में थे, कुछ लोग पार्लियामेंट में मौजूद थे। कब तक इकट्ठे होना और कब तक ये एहतजाज जारी रखने का प्लान? जी देखिए, हम इंशाल्लाह जब तक खान साहब को ये इलाज उनका नहीं दिलवाते प्रॉपर एक्सपर्ट्स के जरिए और खान साहब के डॉक्टर्स के जरिए, और उनको अगर जरूरत पड़े तो अस्पताल नहीं लेके जाते, तो तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। सही। अच्छा, एहतियात जो है वो कह रहे थे कि हुकूमत तो बाहर भी भिजवाने के लिए तैयार है। क्या पीटीआई क़यादत, उनकी फैमिली भी खान साहब को इलाज के लिए बाहर जाने के लिए वो भी तैयार है? जी, पहली बात तो हुकूमत कभी भी नहीं भेजेगी, और अगर इलाज ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, जो आए एक्सपर्ट्स हैं। अगर इलाज पाकिस्तान में हो सकता है तो फिर पाकिस्तान में ही होगा, और जहां तक मुझे इल्म है पाकिस्तान काफी एडवांस्ड है इन मामलात में, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि उनको बाहर ले जाना पड़े। लेकिन अगर ऐसी बात हुई तो फिर उस वक्त देखेंगे, बट फिलहाल तो कोई इरादा नहीं बाहर जाने का। जफर साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने आज भी एहतजाज के लिए जहां आपने एमएनएज एमपीएस को कॉल दी, वहीं पर अवाम को भी कॉल दी, अवाम नहीं निकली है आज, क्या वजह है? उम्मीद हो रही थी अवाम निकलेंगे, वजह क्या है? जी देखें, इसकी वजह मेरा ख्याल है ये है कि इतना तशद्दुद किया हुआ है, इतना डराया हुआ है अवाम को कि अवाम शायद उस वजह से, उस डर से और खौफ से नहीं निकल रही। लेकिन ये आवाज को फिर भी बंद नहीं कर सकते। लोगों की आवाजें तो अभी भी हम तक पहुंचती हैं, और उनकी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल उसी तरह हैं खान साहब के लिए, जो कि एक प्रॉपर अवाम, कॉन्शियंशियस अवाम की होनी चाहिए।
तो मेरा ख्याल है कि ये निकलना या ना निकलना अलग बात है, लेकिन जिस दिन मेरी नजर में पोलिंग होगी, इलेक्शन होगा, जिस दिन आइन बहाल होगा, उस दिन लोग आप देखिएगा कि किस तरह अपनी राय का इजहार। चलें अभी सर, इलेक्शन तो दूरस्थ लग रहा है, लेकिन जो दूसरा मामला है, बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी हम पिछले 3 महीनों से देख रहे थे, वो रही। और फिर क्या समझते हैं, जिम्मेदार उनकी सेहत के हवाले से रिपोर्ट नहीं आई तो कौन है, जेल सुप्रिटेंडेंट या कहीं गफलत और हो रही थी? मेरी आपने आज शायद स्पीच नहीं सुनी, मैंने यही कहा था जी सेनेट कि इस रिपोर्ट जो दायर की गई है, माइकल क्यूराय ने जो दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको पढ़ने के बाद तो मुझे ये लगता है कि ये एक तरह से जुर्म है जो कि सुपरिटेंडेंट और उसके ऊपर जितने भी उसके जिनको उसने इतला दी अपने जो इसके ऊपर हैं, वो सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि 3 महीने पहले उस रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब ने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि मेरी आंख में प्रॉब्लम है। उनको बजाय प्रॉपर दवाई देने के उनको सिर्फ नॉर्मल आई ड्रॉप्स जो होते हैं, जो आपको आम किसी भी केमिस्ट की दुकान से मिल जाते हैं, वो उनको दे दिए गए। और उसके बाद जब वो और मजीद खराब हुआ तो तब भी कोई इलाज नहीं किया गया। फिर जब उनका एक आंख में रिपोर्ट के मुताबिक जब एक आंख में बिल्कुल नजर आना बंद हो गया तो तब उनको लेके आए अस्पताल, वो भी अपनी उनकी फैमिली को नहीं बताया, चुप करके लेके आए और वहां एक टीका लगा के तो वापस ले आए। और अभी उनके पास रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 15% उनको नजर आता है उस आंख से, 15%। तो ये इतना सीरियस मामला है और इतनी 3 महीने से अगर ये चल रहा है और इतना डिले किया गया है इलाज में, तो ये एक जुर्म नहीं है तो और क्या है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जिम्मेदार हैं जेल अथॉरिटीज और उनको, और बल्कि हुकूमत तक, ये जो इन्वॉल्व हैं इस मामले में ना इलाज कराने में। अच्छा अली जफर साहब, आज से पहले देखा जब आप इकट्ठे यहां पर हो रहे थे, उस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, उतनी नहीं खराब है जितना एक बताया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ रही। तो ये क्या तजाद था कि महमूद खान अचकज़ई साहब कुछ कह रहे थे, रिपोर्ट अब कुछ आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इस बात का तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि ये आया था, इंफॉर्मेशन जब आई थी और हुकूमत ने एक रिपोर्ट दी थी कि ये इलाज हमने कराया है पिम से, तो मैंने बहुत सारे जो आई एक्सपर्ट्स को मैं जानता हूं, उसमें डॉक्टर्स काफी पाकिस्तान में भी और बाहर भी, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सीरियस सिचुएशन हो सकती है और इसका जरूर इलाज होना चाहिए। फिर जब ये रिपोर्ट आई है तो पता चला मुझे और पब्लिक को भी कि कितना सीरियस मामला है, उससे पहले शायद इतना इल्म नहीं था। लेकिन इलाज के लिए अली जफर साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का अस्पताल मुंतकिल किया जाना या फिर सब जेल के तौर पर बनी गाला मुंतकिल किए जाने का कोई इम्कान है? हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता पार्टी या फैमिली के साथ हुआ? जी देखिए, घर शिफ्ट करने का तो कोई इशू नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं ऑन द कार्ड्स, टेबल पे ये बात नहीं है, क्योंकि घर में तो इलाज नहीं हो सकता जो उनको चाहिए। तो अगर ये हमारी डिमांड जरूर है कि उनको प्रॉपर अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा अभी तक राब्ता नहीं हुआ। जैसा मैंने बताया आपको कि जब मैंने अपनी स्पीच खत्म की थी सेनेट में, तो इतला ये थी कि राना सनाउल्लाह साहब इस सिलसिले में मिलना चाहते हैं, लेकिन फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। एक चीज जो है अली जफर साहब, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा, नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई उस मकाफात अमल का शिकार हो गए हैं जो उस वक्त कुलसूम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब की बीमारियों के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजाक बनाती रही। आज वो खुद बीमार है। आपको नहीं लगता ये बीमारियों पर होने वाली ये सियासत और ये बयानबाजी, अब इसको खत्म होना चाहिए? जी 100% मेरा ख्याल है कि जिसका भी हक है, जो बीमार है वो उसका हक है। आर्टिकल जो हमारे आइन के आर्टिकल्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट ऑफ डिग्निटी, ये आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, ये सब दायर किए गए हैं। ये बुनियादी हकूक हैं और इन पे कोई किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक याद दिलाऊं
अगर सोशल मीडिया पे कोई ये बात कर रहा है तो उनको मेरा ख्याल है याद होना चाहिए कि जब नवाज शरीफ साहब की सेहत खराब हुई थी जेल में जी। तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इमरान खान साहब के सामने कुछ लोगों ने कहा कि आप उनको जेल में इलाज ना होने दें, तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये मेरे अगर सियासी मुखालिफ हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास बुनियादी हक नहीं है। अगर उनका इलाज की ज़रूरत है, जहाँ भी इलाज की ज़रूरत है, वो बिल्कुल उनको प्रॉपर इलाज दें और अदालत पे छोड़ दें कि अदालत फैसला जो करती है करे। इसमें हमने सियासत नहीं खेलनी। तो सोशल मीडिया को लोग में अगर कोई ये बातें कर रहे हैं तो उनको आई एम श्योर ये शायद भूल गए हैं कि ये हमारे वक्त ये इमरान खान का फैसला था। पीटीआई क़यादत कहती थी कि बानी को जेल में सहूलियात दस्तयाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट में तो सब वाजे हो गया, बता दिया गया कि उनको कौन कौन सी सहूलियात दस्तयाब हैं। क्या सहूलियात के हवाले से अब आप लोग मुतमईन हैं? जी, जहाँ तक रिपोर्ट में है वहाँ यही लिखा हुआ है कि वो सेटिस्फाइड हैं सहूलियात से। तो उस हद तक तो वो रिपोर्ट जो कह रही है वो वाज़ेह है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उनकी लिविंग कंडीशन के साथ साथ 2-3 और मसले भी हैं। एक तो ये कि उनको किताबें नहीं दी जाती, उनको कोई टीवी या कोई मीडिया से एक्सेस नहीं है, वो ना टीवी देख सकते हैं, कभी कभी अखबार मिलते हैं कभी नहीं मिलते, और उनको कह रहे तहनाई में रखा जा रहा है। तो ये कुछ लिविंग कंडीशंस की इश्यूज हैं जो कि रिपोर्ट में जिक्र किया है, और मेरा ख्याल है कि मैं तो ज़ाती तौर पे जानता हूं कि ये इश्यूज बड़े सीरियस हैं। बहुत शुक्रिया अली, इस वक्त आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं। एहतजाज के लिए जो लोग अंदर थे वो अंदर, जो बाहर थे वो बाहर वो रह गए हैं। लेकिन बानी पीटीआई के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से हुकूमत क्या फैसला करती है और उनको दस्तयाब सहूलियात पर हुकूमती जवाब जो है वो बहरहाल वो भी वाज़ेह है कि सब चीज़ें उनको जेल मैनुअल के मुताबिक दी जा रही हैं। प्रोग्राम में यहाँ हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे बांग्लादेश में होने वाले इलेक्शन और उसके बाद उसके असरात खित्ते में और खुद बांग्लादेश में क्या हो रहे हैं। बांग्लादेश में अवामी तहरीक के नतीजे में शेख हसीना वाजिद की 15 साल हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद गुज़श्ता रोज मुल्क में आम इंतखाबात हुए। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला देखा गया है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बांग्लादेश के आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल करते हुए हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के इत्तेहाद को शिकस्त का सामना करना पड़ा और हैरान कुन तौर पर नौजवानों की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी 30 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेकर सिर्फ 6 पर ही कामयाब हुई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत के बाद BNP के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम बांग्लादेश खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान मुमकिना तौर पर मुल्क के नए वजीर आजम होंगे। नाज़रीन, बांग्लादेश में कौमी इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम भी कराया गया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 67% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट डाला, जबकि 33% वोटर्स ने इस्लाहात के खिलाफ वोट दिया। इस रेफरेंडम के जरिए 4 बड़ी आईनी तरमीम समेत तकरीबन 30 इस्लाहात पर अवामी राय ली गई। इस्लाहात के तहत मुजव्वज़ा तब्दीलियों में नए आईनी इदारों का क़याम, पार्लियामेंट को 2 ऐवानों पर मुश्तमिल बनाना और ऐवान बाला की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम न करने की शर्त शामिल है। बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात में वोटर्स का कैसा रहा? अवामी तहरीक के नतीजे में बनने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी क्यों कोई बड़ा अपसेट करने में नाकाम रही और नई बनने वाली BNP की हुकूमत खित्ते के दीगर ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात इस्तवार करेगी, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बांग्लादेश के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल नूर। बहुत शुक्रिया अब्दुल नूर साहब आपके वक्त का। बात करेंगे, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह आबादी के अतबार से एक बड़ा मुल्क है, वहाँ आम इंतखाबात का इनेकाद भी एक बड़ा मुश्किल और चैलेंज था, जो कि पुरअमन तरीके से मुकम्मल भी हुआ। सबसे पहले तो इंतखाबात के अमल पर आपको भी मुबारकबाद, क्योंकि आप बांग्लादेश के शहरी हैं। बताएगा कि इस इंतखाबी अमल के बाद वहाँ मजमूई सूरत हाल क्या, इंतखाबात के नताइज को वहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस, जमातें तस्लीम कर रही हैं? The political players are not actually or have not actually confirmed their feeling about the election, especially the losing side. But people have accepted this election as a free and fair election, except for some sporadic incidents. Most of the places were very peaceful, and no complaint of huge rigging is there.
and a few irregularities have been complained, and most of them have been taken care of. So as a whole, this election has been accepted by the people as a very good election, at least not bad than any other election in the लेकिन जमात इस्लामी के बारे में रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने नताइज को तस्लीम कर लिया, तो क्या ये अब तय हो चुका है कि जमात इस्लामी अब अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी? Well, Jamaat Islam have actually accepted the results before the results were declared, because they have said in different statements that whatever the results are, the election is good, so they are ready to accept the result. But after the results have been declared, Jamaat has complained about some irregularities, and they said that they have some reservations about a few seats, and they have reservations about the attitude and the practice of the authority during the election. But overall reaction is good. सर, अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, जेनजीज का एक इनकलाब था 2024 में बांग्लादेश में, अवामी तहरीक जोरों पर थी, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ, नौजवान इस तहरीक पे पेश थे। इस कामयाबी के बाद नौजवानों ने एक जमात भी बनाई जिसका बड़ा शोर था। वो जमात इंतखाबात में बड़ा को अपसेट नहीं कर पाई, लेकिन नौजवानों की ये जमात जो NCP है, कोई क्या वजह है अपसेट ना करने की? क्योंकि नशिस्तें भी खातिर खा वो अपने नाम नहीं कर पाई है। Well, NCP never had a vote bank because the student support was from all the parties. Most of the parties in Bangladesh have their student wing. So when all the students came into the movement to oust Hasina's government, they did not come on a political platform. They came as friends to the friends, or that was a fraternity, student fraternity. But when Hasina's power is not there, most of the students went back to their original party politics. So the student unity or the student vote bank was actually a myth. The party of the students, that is NCP, was created with a little bit of favor from the interim government, and that also created some doubts about their intention and their future politics. And another thing happened: the students, when they formed this party, they talked about women rights, they talked about liberal democratic practices, they talked about upholding the rights of the minorities, and they also talked about a kind of a open-mindedness to all the religions. But when they came into a pact with Jamaat Islam and the other Islamic parties, some of their supporters felt that they are not actually committed to their previous statements. So the women leaders, many women leaders from the student party left the party. To be mentioned, Tasnim Zara, who was one of the core members of their election politics, who accompanied Professor Muhammad Yunus as a member of the delegation to United Nations. She left NCP and went into election as an independent candidate. Many women leaders resigned, and some of them became inactive. So, and there had been also a feud among their party members that the party leaders are actually taking care of their own seats, and they are actually trying to ensure their win in the election rather than the party. And some of the allegations have some reasons to be believed, because you would see that the 6 leaders or the 6 MPs who got elected as allies to the Jamaat, they are all their senior party leaders. The others were not successful. नूर साहब, अब नई गवर्नमेंट बन रही है और इसमें ये जो जेनजीज हैं और स्पेशली ये स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, इनका क्या किरदार होगा? और ख़ासतौर पे BNP की जो गवर्नमेंट है वो इन नौजवानों को, यूथ को कैसे इंगेज करेगी? Well, the student leaders are not representing the total student politics in Bangladesh, because there is a formidable student force now in the education institutes, Islami Chhatra Shibir. That is the student wing of Jamaat Islam. And unfortunately, the NCP, the student party, tried to take part in student union elections in different universities, and they lost miserably. So among the general students, NCP could not prove their mass support. Rather than NCP has been supported by the people in different areas where there had been martyrs of previous movement,
and who were directly affected by Hasina's regime. So I don't think it would be very hard to deal with NCP. Rather, BNP's challenge would be Jamaat Islam and Islamic Chhatra Shibir and the Islamic student wing of the Islamic parties, not NCP. सही। अच्छा, गवर्नमेंट के चैलेंजेस स्पेशली जो हैं उन पर कुछ बात कर लेते हैं। हसीना वाजिद की अवामी लीग के दौरे हुकूमत में बांग्लादेश का झुकाव भारत की तरफ था अब और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रही है, और अब बीएनपी के दौर में बांग्लादेश खित्ते के दीगर ममालिक के साथ कैसे इंगेज करेगा बांग्लादेश का, भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ कैसे ताल्लुकात आप देख रहे हैं? Well, that we have to see actually, because BNP came into power after a long 19 years, because BNP lost power in 2006 and this is 2025 ended and 26 starting. So if we take into account the previous role of BNP in the regional politics, BNP always favored SAARC and BNP always wanted SAARC to be more powerful. Regional cooperation should be more powerful rather than bipartisan or talks between two countries. They wanted to solve issues among the community of the South Asian nations. So maybe BNP would again try to strengthen SAARC. And then BNP would also want to have friendship with the neighboring countries. But I think BNP would be talking eye to eye with India, because there is a section in BNP who really think that India should not be dominating their neighboring countries, as well as no other countries also should be dominating each other. Rather, the relationship of the neighboring nations should be friendly, based on cooperation and mutual understanding. BNP also has a policy to expand towards China and also the ASEAN nations. They want to improve relationship with Thailand, Malaysia, Singapore, and go towards China also. But the recent agreement signed by the interim government with America, USA, there are clauses which would affect this Oriental politics or Oriental thinking of BNP politics to improve relationship with China, Russia, or other countries where US has objection. The clause has said that it should always prioritize USA. So BNP has to face that clause in the agreement signed by the interim government with USA. So it would be a challenge. I would think that the relationship with neighboring countries would be improved, and BNP have to handle USA and China together. I don't know how they would do it, but maybe they have a plan. Thank you for inviting me to your TV, and my salam to your audience and the Pakistani people. बहुत शुक्रिया अब्दुल नूर हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त बांग्लादेश के सीनियर सहाफ़ी और इंतखाबात के बाद नई हुकूमत बन रही है, उम्मीद और तवक्को हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपसी ताल्लुकात है वो मज़ीद बेहतर होंगे, और जो रीजन में भारत की इजारादारी है वो भी निस्बतन अब कम होती हुई नजर आ रही है। ICC T20 वर्ल्ड कप का कारनामा अपनी भरपूर आबोताब से जारी है। आज वर्ल्ड कप में एक बड़ा अपसेट देखने को मिला जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त से दोचार कर दिया। कोलंबो में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन के मार्जिन से ज़ेर किया। नाज़रीन, एक तरफ वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं तो दूसरी जानिब सब शायकीन की नजरें अब 15 फरवरी यानी कि इतवार को होने वाले पाक भारत टाकरे पर मरकूज हैं। हालिया सूरत हाल के पेश नज़र पाक भारत हाई वोल्टेज मैच अब और भी अहमियत का हामिल हो गया है। पाकिस्तान और भारत के मैच के सबको इंतजार है, लेकिन बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार है। इतवार के रोज कोलंबो में 85% बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से पाक भारत मैच मंसूख भी हो सकता है। ऐसा होने की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा, और अगर बारिश होती है तो मैच पर कितना असर होगा, बारिश के बायस महदूद किया जाता है तो किस टीम को क्या फायदा होगा और पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी, इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब और सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और तजज़ियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शोएब मोहम्मद साहब, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के मैच का मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उस पर आप ज़रूर कमेंट करें। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर हमें लग रहा था बहुत मजबूत, लेकिन जिम्बाब्वे में आज पूरी तरह से मैच पे छाए हुए थे, तो आगे भी हम समझ सकते हैं कि कोई अपसेट्स तवक्को हो सकती है T20 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, ये क्रिकेट गेम ही ऐसा है और इसमें अनसर्टेनिटीज एवरी नाउ एंड देन देखने में आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं। आप ये देखें कि जिम्बाब्वे कभी ऑस्ट्रेलिया से
वर्ल्ड कप के मैच कभी नहीं हारा है। 2 दफा 2007 में, इससे पहले केप टाउन में खेले थे, वहां भी जो विनर थे वो इन्हीं की टीम थी। तो इससे खैर, लेकिन ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी टीम है, लेकिन आज का मैच मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो स्लोइश पेस पे का विकेट था, पिछले जो विकेटें थी जो वहां बन रही हैं या ज्यादातर वर्ल्ड कप में या इंटरनेशनली अच्छी होती हैं, उसमें बॉल अच्छा निकलता है बॉल पिच के ऊपर से, लेकिन ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और वो अपनी विकेट कंटिन्यूस इंटरवल के ऊपर उनकी गिरती गई। लेकिन उससे पहले उन्होंने उनको टॉस जीत के जो दावत दी खेलने के लिए, तो जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उनका सक्सेस रेट मेरी नजर में सिर्फ एक था, वो केयर फ्री होके खेले, बिल्कुल डरे नहीं और अपने शॉट्स खेलते चले गए। फंसी हुई विकेट के ऊपर, जहां विकेट बहुत अच्छा तेज नहीं आता, तो वहां आप अगर आप बिल्कुल करेक्ट क्रिकेट खेलने जाएं तो मुश्किल होती है। तो उन्होंने केयर फ्री होके खेला, जिसकी वजह से उनको एक रीजनेबल अच्छा टोटल मिल गया। उनकी विकेटें भी कम गिरी और वो एडेड एडवांटेज था इसे कि दे कुड थ्रो देयर बैट्स ऑन टू द बॉल। और ऑस्ट्रेलिया की जब बारी आई तो वो जिस तरह मैक्सवेल आउट हुए या उनके, और जिम्बाब्वे की एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग जो थी वो दैट डिड इट फॉर देम। बिल्कुल। भट्टी साहब, कल भी एक ऐसा ही मैच अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का था, लेकिन आखिरकार साउथ अफ्रीका के ना उसका खासे मजबूत नज़र आए और उसके बाद वो जीत भी हुई। तो ये क्लोज के मार्जिन जो हैं वो छोटी टीमों के को हल्का ना लिया जाए, यही वर्ल्ड कप का पैगाम नज़र आ रहा है 2 मैचेस में खासतौर पे। बिल्कुल मुदस्सिर भाई, ये जो छोटी टीमें हैं ना, अभी तो जिम्बाब्वे ने एक अपसेट किया, ये मेरे ख्याल में पार्टी स्पॉइलर साबित होंगी। अब ऑस्ट्रेलिया की आप नॉन सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान अभी जो 3 T20 खेलने ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, वो पहले दुबई में आराम करती रही, फिर लाहौर आई, लाहौर आके उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, डायरेक्ट मैच खेलने चले गए और 4 दिन में 3 मैच खेले, तीनों मैच हार गए। उनके कुछ प्लेयर आराम करते रहे। तो वो जो उनकी नॉन सीरियसनेस पाकिस्तान के टूर से पहले पाकिस्तान में हमें नजर आई, तो उसके आज हमने असरात देखे कि उनके प्लेयर बिल्कुल वो प्लेयर नहीं थे जो जिस हवाले से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। लेकिन आप देखें कि छोटी टीमें भी अभी तक हम ये समझ रहे थे कि वन साइडेड मैच होंगे। पहले दिन पाकिस्तान की टीम, अगर फहीम अशरफ वो बैटिंग ना करते, हारते हारते बची, यूएस ने भारत को फंसा लिया, तो मेरे ख्याल में अभी आगे अपसेट होंगे। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस लिहाज से अभी बेहतर पोजीशन में है कि दोनों मैच जीते हुए, तीसरा मैच अगर हो जाता है तो ना भी जीते लेकिन जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर एक एक पॉइंट मिल जाए तो पाकिस्तान की टीम फिर सुपर 8 के लिए थ्रू कर जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त बेहतर मकाम पर है, लेकिन ये पाकिस्तान टीम, इसके बारे में अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत के बराबर पाकिस्तान का स्पिन अटैक है। लेकिन मुदस्सिर भाई, पिछले दिनों आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा जब पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली, बहुत ज्यादा पैसों की बात हो रही थी। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे दुबई से बताया कि उस तनाज़े से पहले जब उन्होंने कहा कि मैं कोलंबो जाना चाहता था तो 3000 दिरहम का रिटर्न टिकट था दुबई से। आज वही टिकट, वो कल की बात बता रहे थे कि वही टिकट तकरीबन 7.5 पौने 8,000 दिरहम का टिकट है। इसी तरह जो कोलंबो के होटल्स हैं जो नॉर्मली 12,000 15,000 में मिलते थे, वो 50,000 क्रॉस कर गए। इसी तरह जिनके पास मैचों के टिकट नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग रूज पर है, तो आप अंदाजा लगाएं कि श्रीलंका की इकोनॉमी और उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर का इस पाकिस्तान इंडिया मैच के होने से फायदा होगा। तो मेरे ख्याल में मामला तो अब लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये तो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के शायद 3 बार आमने सामने हो जाएं, आगे चल के फिर सेमी तक, ये भी लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं। और इस वर्ल्ड कप के रेवेन्यू, उसके वॉच टाइम, उसकी सब चीज़ें। शुएब मोहम्मद साहब, पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। परसों के लिए
बाबर आजम पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहिए और जितने बड़े वो क्रिकेटर हैं उनकी परफॉर्मेंस उस मामले में नहीं है। इसी तरह शाहीन अफरीदी की बात करें कि उनका बॉल उस तरह से नहीं निकला, स्पीड नहीं हो रही है। तो भारत के खिलाफ के दो बड़े प्लेयर्स, अभी तक इनकी फॉर्म वैसे नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखें बाबर का स्टाइल ऑफ प्ले, वो उसके अंदर कोई एकदम से रातों रात कोई वो 200 स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलते हुए नजर नहीं आ सकते, इसलिए कि दैट्स नॉट द वे ही प्लेज हिज क्रिकेट। और जिस तरह बाबर खेलते हुए आए हैं 120, 105, 10 का स्ट्राइक रेट या कभी उससे ज्यादा, तो वही उसका तरीका है। इसका मतलब ये है कि जो लोग उनको सेलेक्ट करते रहे उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी, लेकिन ये है कि जो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग में पाकिस्तान के जो सेट ऑफ मेंबर्स होते हैं, सिलेक्शन कमेटी, बोर्ड मेंबर्स और उनको जो बताने वाले कुछ लोग, तो वो इस चीज का बिफोर हैंड दिमाग में रख के लेके चलते हैं। तो बाबर को उन्होंने कोई उस तरह से जब रख ही लिया है तो फिर आप उसके अंदर रातों रात कोई चेंजेस देखने का एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं? वो उसी नंबर पे उसी तरीके से ही खेलेगा, वो उस तरीके से फखर नहीं खेल सकता, इसलिए कि उसका स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट है, वो ही इज ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट मैनर। और ये बाबर का अपना है, और उसको अगर आपने यूटिलाइज करना है तो वो ऑफ कोर्स ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, दो राय भी नहीं है। लेकिन बात यही है। दूसरी बात शाहीन का ये है कि जो फिटनेस लेवल और उसके इश्यूज जो हैं, और काफी अरसे से वो इंजरी, बैक टू बैक इंजरीज उनको होती रही हैं, तो अब उन्होंने अपनी पेस को कर्टेल करके उन्होंने एक रीजनेबल तरीके से बॉल करना शुरू कर दी हुई है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वही शाहीन अफरीदी जब ये शुरू में आए और उन्होंने इतना ज्यादा ज़ील और ज़ेस्ट के साथ बॉलिंग करते हुए विकेटें उड़ाना शुरू कर दी, और बहुत कम मैचेस के अंदर 100 विकेटें भी देने में कामयाब हुए। तो अब यही हमारे पास है। हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो इतना ज्यादा पेनिट्रेटिव नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी हैव वेरी गुड स्पिनर्स, इनफैक्ट मैच विनर स्पिनर्स भी हैं, और उसके अंदर स्पेशली अबरार और उस्मान तारिक जो हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स की अगेंस्ट इंडिया अच्छी एक परफॉर्मेंसेस माजी में रही हैं, बाबर भी, नसीम शाह भी। लेकिन एक चीज़ जो है माजिद भट्टी साहब, अगर बारिश होती, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस अब कहे जा रहे हैं, 20 से ओवर भी कम हो जाते हैं, तो इस सूरत में आप समझते हैं कि बाबर जिस स्पीड से खेलते हैं, जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, उनको ड्रॉप किया जाना बेहतर होगा, और हो सकता है ऐसा कुछ? देखें मुदस्सिर भाई, T20 क्रिकेट का कानून ये है कि अगर बारिश की वजह से ओवर्स कर्टेल किए जाते हैं जी, कम से कम 6 ओवर्स का मैच होना जरूरी है। बिल्कुल। तो अब ये जब सूरत हाल बनेगी, लेकिन अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैंने जितना कुछ जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान अगर नॉर्मल सिचुएशन रही और बारिश नहीं होती, 20-20 ओवर का मैच हो जाता है, तो अनचेंज स्क्वाड के साथ जाएगा पाकिस्तान टीम में, तब्दीली के चांसेस नहीं है। हालांकि उस्मान खान पिछले दोनों मैचों में परफॉर्म नहीं कर रहे। मेरी अपनी राय थी, शोएब भाई इस पे अगर कुछ रोशनी डाल सकें, कि साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग आप करवा लें और उसकी जगह आप फखर जमान को डाल लें। अगर फखर जमान को नहीं खिलाना चाहते तो उस्मान खान फिर भी ड्रॉप होते हैं। उस्मान खान की जगह ख्वाजा मोहम्मद नाफे एक और विकेट कीपर हैं, उनको टीम में डाल दिया जाए। लेकिन जिस तरह उस्मान खान प्रेशर में बैटिंग कर रहे हैं, और फिर विकेट कीपिंग भी कोई उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट कीपर नहीं है कि वसीम बारी, राशिद लतीफ या मोइन खान तरह के विकेट कीपर हैं, तो मेरे ख्याल में उस पर भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अगर कम से कम एक तब्दीली कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि क्योंकि फास्ट बॉलर्स का इतना मैच में रोल रहेगा नहीं, अनटिल अनलेस कि कोई वेदर का मसला रहा, तो पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर फहीम अशरफ के साथ चला जाए और फखर जमान को खिलाकर अपनी बैटिंग को बढ़ा ले। बिल्कुल ठीक बात शोएब साहब, ये चेंज हो सकता है, और जो फखर का आना और फिर विकेट कीपर का ड्रॉप होना।
बिल्कुल। देखिए, फखर ने बहुत दफा प्रूव किया है कि वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जिताने में पाकिस्तान को अपना मेजर रोल प्ले कर चुके हुए हैं। तो लेकिन मैं ये समझता था कि अगर इंडिया का देखिए मैच हर एक को पता था कि जी 15 तारीख को आना है, तो उनको ये जो पिछला जो मैच था उसके अंदर इनको चांस देना चाहिए था, या इवन नाफे को भी ट्राई कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि अब 11th आवर के ऊपर एक नए प्लेयर को इंडक्ट करना, उसको भी आउटिंग चाहिए होती है, हर एक के नर्व्स होते हैं, जिटरीनेस होती है एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर एंटर होना और उसके अंदर हाउ इज गोना गो अबाउट, तो वो ज्यादा बेहतर होता। अब लेकिन ये कि एक तो रन आउट हो गए थे शायद, और एक आध कुछ ही बॉल रह गई थी, तो उनके साथ उस्मान के साथ वो भी अनजस्टिस हो जाएगा कि उनको दो कहने के लिए तो 2 मैच मिले, लेकिन ये कि सही तरीके से वो चांस नहीं मिला था जो पिछला जो मैच था। बट बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कर भी सकते हैं, करना भी चाहिए था पिछले मैच के अंदर, लेकिन वो चीज नहीं हुई। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अब दे शुड गो विद द सेम टीम, और आई एम श्योर प्रेशर तो अपनी जगह होगा, नया भी आएगा और उस्मान के ऊपर इंडिया के मैच में अब ये है कि परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि इनकी कैसे, और उसके बाद अगला मैच है उधर चांस हो सकता है सुपर हिट से पहले। बहुत शुक्रिया शोएब मोहम्मद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माजिद भट्टी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, और अब सबकी नजरें हैं इतवार को होगा क्या पाकिस्तान और इंडिया के मैच के, बारिश के साथ साथ मैच में क्या होगा ये भी देखना है। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।